हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उपविषय है नागरिक शास्त्र। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो जरूर देखिए यदि आपको सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना बनानी हो तो। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 26 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। अब जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का महत्व। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता की विकास करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि का विकास करना। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना एवं आदर्श एवं चरित्र का निर्माण करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्र लोकतंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का महत्व बता पाने में सक्षम होंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र लोकतंत्र के बारे में समझकर अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सारी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, विद्यार्थी लोकतंत्र के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। तो प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, उसका छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लोकतंत्र में सरकार को कौन चुनता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जनता। ठीक है, तो छात्र छात्र क्या उत्तर दिए? जनता। तो जनता शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। देखिए, तो छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, जनता गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, उसका छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, संविधान से क्या क्या पता चलता है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं संविधान से नियम कानून धाराएं पता चलती है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, लोकतंत्र में कानून के महत्व के बारे में बताइए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए, तो छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाकलाप लिखेंगे, इसमें छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में श्यामपट कार्य लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लोकतंत्र और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, जो कि अब्राहम लिंकन द्वारा परिभाषित है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो लिखेंगे लोकतंत्र और इसमें लिखेंगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का महत्व और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह एक प्रकार का राज्य होने के साथ साथ समाज की व्यवस्था भी है। लोकतंत्र प्रणाली में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर समझी जाती है। सर्वसम्मति से चुना गया संविधान सर्वोपरि होता है, जिसके अनुसार शासन व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, लोकतंत्र केवल शासन का माध्यम नहीं है बल्कि जीवन का बुनियादी सिद्धांत भी है। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करना जरूरी है। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो लोकतंत्र केवल वोट देने और सरकार चुनने तक सीमित नहीं है। व्यवस्था से जुड़े हर फैसले, दिशा निर्देश और बनाए गए कानून में जनता की भागीदारी भी जरूरी है। लोकतंत्र बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का महत्व। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह एक प्रकार का राज्य होने के साथ साथ समाज की व्यवस्था भी है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र प्रणाली में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर समझी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, किसने लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में परिभाषित किया था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कानून और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं? देखिए बताते हैं कानून नियमों और दिशा निर्देशों की एक प्रणाली है जिसका उपयोग लोगों के जीवन को विनियमित करने के लिए किया जाता है। कानून समाज में अनुशासन लागू करने में मदद करते हैं।
इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान ने, हमारे देश ने हमें कुछ नियम और कानून बताए जिसे हमें पालन करना अनिवार्य है। कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, प्रत्येक व्यक्ति कानून के हकदार है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और सैंपल कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे कानून। उसका पहला पॉइंट में लिखेंगे, कानून नियमों और दिशा निर्देशों की एक प्रणाली है जिसका उपयोग लोगों के जीवन को विनियमित करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, कानून समाज में अनुशासन लागू करने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कानून का नियम, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का नियम निम्न है। पहला, समानता और कानून, और इसमें क्या बताते हैं, देखिए कानून के समक्ष समानता का अधिकार या कानून का समान संरक्षण, जैसे कि अक्सर कहा जाता है, किसी भी न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के लिए मौलिक है। चाहे अमीर हो या गरीब, जातीय बहुसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक, राजनीतिक रूप से राज्य के हो या विरोधी, सभी कानून के समक्ष समान सुरक्षा के हकदार है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नियत प्रक्रिया। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली दुरुपयोग और अत्याचार की संभावना के साथ सख्ती रखती है। राज्य के नाम पर व्यक्तियों को कैद किया गया है, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और कानूनी औचित्य के बिना यातना निर्वासित और निष्पादित किया गया है, और अक्सर बिना किसी औपचारिक आरोप के कभी भी लाया जाता है। कोई भी लोकतांत्रिक समाज इस तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरा पॉइंट है संविधान। इसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए जिस चट्टान पर एक लोकतांत्रिक सरकार टिकी हुई है वह उसका संविधान है। उसके मौलिक दायित्वों, सीमाओं, प्रक्रियाओं और संस्थानों का औपचारिक विवरण। देश का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी नागरिक प्रधानमंत्री से लेकर किसान तक इसके प्रावधानों के अधीन है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और सैंपल कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे कानून का नियम। इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे समानता और कानून। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे, कानून चाहे अमीर हो या गरीब, जातीय बहुसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक, राजनीतिक रूप से राज्य के हो या विरोधी, सभी कानून के समक्ष समान सुरक्षा के हकदार हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे नियत प्रक्रिया। इसमें क्या बताते हैं, देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली दुरुपयोग और अत्याचार की संभावना के साथ सख्ती रखती है। और तीसरा पॉइंट है संविधान। इसमें क्या बताते हैं, देखिए देश का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी नागरिक प्रधानमंत्री से लेकर किसान तक इसके प्रावधानों के अधीन है। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, लोकतंत्र में कानून का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून किसके लिए बनाया जाता है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। ये अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, लोकतंत्र में कानून का शासन एवं अधिकारों का सम्मान का क्या महत्व है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।